नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, यानी कि आतंकियों की तरफ से जो हमले करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर बातचीत होगी। नाटीपुरा के इलाके के अंदर आज पीडीपी के वरिष्ठ नेता पर भी हमला करने की कोशिश की गई, जिसमें उनके पीएसओ की मौत हो गई। लेकिन आप देखिए कि एक तरफ सरगर्मियां यहां पर डीडीसी चुनावों को मद्देनजर रखते हुए चल रही है और दूसरी तरफ आतंकी किस तरह से पैर अपने पसार रहे हैं। चलिए आपको सीधा लिए चलेंगे कश्मीर, और कश्मीर में हमारे सहयोगी तजमुल के साथ खास बातचीत हुई है पीडीपी के ही नेता जिन पर आज हमला करने की कोशिश की गई। क्या कुछ उनका कहना था, देखिए। हम इस वक्त उस जगह पे मौजूद हैं जो कि नटीपोरा श्रीनगर का इलाका है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद जो इस वक्त डोर टू डोर चेकिंग का सिलसिला जो है उसको तेज कर दिया गया। आज बताया जाता है कि कुछ देर पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर हाजी परवेज अहमद, जो कि साबिक वाइस चेयरमैन हैं एसआरटीसी के, दूसरी तरफ का जो रुख है इस तरफ भी चेकिंग का सिलसिला काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। और बताया जाता है कि सुबह सुबह पुलिस एहलकार जो उनके सिफारिश पर मामूर हैं पीएसओस, वो घर से बाहर थे, उसमें अचानक जो बंदूक बरदार हैं इस इलाके में नमूदार हुए और ये वो इलाका है, ये वो स्पॉट है जहाँ से ये फायरिंग जो है हुई है। और कुछ देर पहले बताया जाता है कि इस इलाके में जब सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके तक पहुंचे तो उससे पहले ये हाजी परवेज का इलाका है, एरिया है जहां पे वो रहते हैं, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि इस इलाके में कुछ घंटे कबल 2 मिलिटेंट आए थे और हमला करने के बाद वो चले गए। बताया जाता है कि इन हमलावरों ने उसके ज़ाती सिक्योरिटी जो हैं उन पे पीएसओ एक है मंजूर अहमद, उस पर नज़दीक से गोलियां चलाई। कुछ इस तरह से मामला शुरू हुआ कि इसी गेट से 2 पीएसओ जो कि हाजी परवेज़ के हिफाजत पर मामूर है यहाँ पर पहुँचे और यहाँ से इस गेट से बाहर बाजार का रुख करने लगे थे कि अचानक बंदूक बरदारों ने गोलियाँ चलाई और गोलियाँ चलने के नतीजे में जो है फौरी तौर पर जो है पीएसओ जख्मी हुआ, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। और अस्पताल ले जाने के बाद जो हाजी परवेज हैं हमला उन पे था और बताया जाता है कि दरअसल टारगेट जो मिलिटेंटों का था वो हाजी परवेज था, पीडीपी के सीनियर लीडर, लेकिन वो इस हमले में मौजूदाती तौर पर बच गए। लेकिन उनके जो ज़ाती मुहाफिज जो है उन पर गोलियां चली है, उन्हें शदीद हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स की बड़ी तादाद हाजी परवेज के घर के बाहर मौजूद है और तलाशी कार्रवाई जो है वो डोर टू डोर सर्च जो है इस वक्त नटीपोरा में जारी है। हाजी परवेज हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वाइस चेयरमैन स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और पीडीपी के सफियावल और बानी लीडरान में से एक हैं। आज इन पर अटैक करने की कोशिश की गई, हालांकि मौजूदाती तौर पर ये बच निकले। क्या कुछ सूरत हाल रही? हाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी साहब बताइएगा कि किस समय ये वाक़या पेश आया और क्या कुछ हुआ? ये अभी 1 घंटे पहले हमारे अंदर अननोन पर्सन अंदर आए, फेरन लगा के, उनके पास गन थे। उन्होंने वहाँ गेट के अंदर आते ही 2 फायर किया हवा में। वो शायद चेक कर रहे थे कि इसके पास है सिक्योरिटी कि नहीं, कोई बंदा है अंदर कि नहीं। फिर मेरे पीएसओ दूसरा था अंदर, तो उसने फायर किया, वो रुक गए उधर। फिर उन्होंने भी फायर बहुत किए, यहाँ मेरे पीएसओ ने भी अंदर से भी फायर किए। जाते जाते उन्होंने हमारे एक पीएसओ को वहाँ टारगेट किया। हम मरे, कोई और मरे, ये इंसान ही मरता है। आप देखिए, सियासतदान को आप प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, फिर क्या करेंगे? 2008 का इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया, मैंने कौन से गुनाह किए? मैं लोगों की खदमत के लिए, आप हमारी गवर्नमेंट बोल रही है, हमारे सियासी लोग यही होता है कि वो लोगों की खदमत करें, मगर खदमत करने का मौका कौन दे? तो मैं सियासत कर रहा हूँ, मैं कोई जंग थोड़ी कर रहा हूँ। तो मुझे बताइएगा कि ये जो वाक़या पेश आया इसके बाद क्या पुलिस सीनियर अफसरान यहाँ पे खुद मौजूद थे, क्या बातचीत हुई? आए, वो भी उन्होंने भी देखा, उनको पता है, एजेंसियों को पता है 2008 का इलेक्शन मैंने यहाँ कंटेस्ट किया, किन हालातों में सियासत हमने यहाँ लोगों को, जवानों को हमने बोला नहीं आप यहाँ आ जाओ मेन स्ट्रीम में। उनके काम भी हमने किए, यहाँ सड़कें, ड्रेनें, कोचे, सब कुछ हमने किया। हम यही सोचे लोग जुड़े इसमें सियासत में, मगर सियासी लोगों को जब आप सड़क पर छोड़ोगे तो। लेकिन परवेज साहब, जिस जगह पर आप रहते हैं काफ़ी कंजेशन है, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्या आपने इनको कई बार अकोमोडेशन के लिए भी लिखा था, क्योंकि आप शुरू से ही सरगर्म हैं? नहीं, अकोमोडेशन का तो है, अकोमोडेशन उन्होंने दिया था, वो वापस लिया जब मैं एक्स चेयरमैन था ट्रांसपोर्ट का। फिर
इसके बाद मेरी जो गारत थी वो भी इन्होंने ली। जी जी, बताइए। अगर इनको पता है गवर्नमेंट को, एजेंसी को, कि यहाँ पोजीशन इसकी क्या है, 10 तो साल अभी आपका क्या मैसेज होगा जो जिन हालात में इस वक्त जो ये हमले हो रहे हैं? इस वक्त ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, कोई सियासत या कोई पार्टी मत देखो, आप ये देखो लोग जो सियासत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा कि नेता का क्या कुछ कहना था। वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें पहले भी यहां पर शिकार बनाने की कोशिश की गई है, ये तीसरी बार उन पर हमला हुआ है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को भी घटा दिया गया है। और जाहिर तौर पर वो प्रशासन पर भी यहां निशाना साधते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने सरकार से कई बार कहा है कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो जाहिर तौर पर लोगों को भी यहां सोच विचार करने की जरूरत है, लेकिन लोग इस पर क्या सोच विचार करेंगे, इस पर सरकार को सोच विचार करने की जरूरत है कि जितने भी नेता हैं या फिर कार्यकर्ता हैं जिन पर इस तरह से हमले करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो एक और बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं जो पुंछ से निकलकर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि लगातार बफ्तियाज के अंदर भी जिस तरह से पंचायती चुनाव यहां पर कराए गए थे, डीडीसी के चुनाव यहां पर कराए गए थे, लेकिन पोशाना इलाका जहां पर कुछ दिन पहले यहां पर एनकाउंटर भी हुआ था, कल की अगर हम बात करें तो एनकाउंटर जो है वो हुआ है जहां से आतंकवादियों को पकड़ा भी गया जिंदा और मारे भी गए। लेकिन इसी जगह पर अब दोबारा से पोलिंग जो है वो हो रही है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे थे कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट यहां पर किया गया है। क्या पूरी जानकारी यहां पर दे रहे हैं शफीक मीर से खास बातचीत हुई है जमशेद की, देखिए। कश्मीर में पहली बार हो रहे डीडीसी के इंतखाबात के पहले मरहले में यानी 28 नवंबर को सरहदी ज़िला पुंछ की बफलियाज ब्लॉक में वोटिंग हुई, जहां कई एतराज़ उठाए गए इस इलाकों में। और इसके लिए हमारे साथ जो बात करने के लिए आज जम्मू और कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन और हाल ही में अपनी पार्टी ज्वाइन करने वाले शफीक मीर साहब हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह के एतराज़ इनकी तरफ से किए गए हैं कि दोबारा पोलिंग का ऑर्डर निकला है। सर, किस तरह के एतराज़ थे आपकी तरफ से दोबारा पोलिंग का जो ऑर्डर निकला है? देखिए, जो फर्स्ट चरण के चुनाव हुए थे डीडीसी के जम्मू कश्मीर के अंदर, उसी में हमारा ब्लॉक बफलियाज भी जो था 28 नवंबर को उसमें चुनाव हुए थे। वहाँ पर ऐसा हुआ कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है इलेक्शन का, उसका एक जो है ब्रेजन वायलेशन हुआ था। खासकर मैं बात करूँगा पोशाना, जो 2 पंचायतें हैं ब्लॉक बफलियाज की, वहाँ पर ऐसा हुआ कि नोटिफाइड 4 पोलिंग स्टेशंस थे जिन पर इलेक्शन होना था पोशाना गाँव के अंदर 28 तारीख को। अचानक 28 तारीख की सुबह को लोगों को पता चलता है कि जहां पर उनके पोलिंग स्टेशन थे वो वहां पर नहीं है, बल्कि हुकूमत ने या इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने वो पोलिंग स्टेशन गांव से उठाकर मुगर रोड पर ले आए। ओपन में सड़क में टेंट लगाकर एक किस्म का एक बूंदा मजाक किया गया, वहाँ पर चुनाव करवाए गए। जबकि हकीकत ये थी कि पोशाना गांव से बर्फबारी की वजह से, आपको पता है मौसम सरमा के अंदर लोग वहाँ से माइग्रेशन कर जाते हैं। 1 महीना पहले ही वहाँ की जो है 95% आबादी जो है पहले ही वहाँ से माइग्रेट हो चुकी हुई थी पुंछ के लिए या रजौरी के लिए या जिन जिन गर्म इलाकों में वो लोग सर्दियों के मौसम में रहते हैं। उसके बाद जो है वहाँ पर जो पोलिंग करवाई गई और उस पर हमें एतराज़ था, जबकि वहाँ पर लोग ही नहीं है तो वहाँ पर इतनी पोलिंग कैसे हुई। दूसरी ये है कि जो नोटिफाइड पोलिंग स्टेशंस हैं, नोटिफाइड एक बार जब पोलिंग स्टेशन को चेंज करने की बात हो, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो होती है तब तक आप पोलिंग स्टेशन चेंज कर सकते हो। जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन हो जाए कैंडिडेट्स की, उसके बाद आप पोलिंग स्टेशन उस जगह से जहां नोटिफाई हो गया वहां से चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी सर्कमस्टांसेस में पोलिंग स्टेशन चेंज करना पड़े तो कंटेस्टिंग कैंडिडेट जितने होते हैं उनकी कंसेंट ली जाती है। इस मामला पर किसी कंटेस्टिंग कैंडिडेट की कंसेंट जो है नहीं ली गई। इस पर हमारी जमात जो है अपनी पार्टी, इसने एतराज़ किया था इलेक्शन कमीशन के पास कि हमें इस पर एतराज़ है, ये वायलेशन हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट का। गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तरीके से या इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने, इलेक्शन कमीशन ने इसकी इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद इन्होंने पाया कि वाकया एक कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हुआ और उस सिलसिला में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रात को जो है पोशाना की 2 पंचायत के 4 पोलिंग स्टेशंस को दोबारा से पोलिंग करने का जो है हुक्म सादर किया और 19 दिसंबर को अब लास्ट फेज में वो पोलिंग होने जा रही है। सर, आने वाले दिनों में जिस तरह पोशाना इलाका में पहले ही भारी बर्फबारी हुई, आने वाले दिनों में अगर दोबारा बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो कितनी मुश्किलें रहेंगी उन लोगों के लिए वोट अपना कास्ट करने के लिए? देखिए, जहाँ तक यह है कि मुश्किलात के लिए या वोट कास्ट करवाने के लिए ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन अथॉरिटीज़ की ज़िम्मेदारी है कि वो फैसिलिटेट करे कि कितने तरीके से वो फैसिलिटी लोगों को, वोटर्स को दे सकते हैं कि वोट वहाँ पर लोग जो है वोट डालें। रहा सवाल ये कि बर्फबारी की वजह से अगर वहाँ पर लोग कम हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोगस वोट डालने की लोगों को इजाज़त देंगे। जितने लोग वहाँ पर पहुँच पाएंगे या जितने लोग वहाँ पर मौजूद होंगे वो लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। हमारा काम यह है
और इलेक्शन अथॉरिटीज़ का खासकर काम यह है कि वो हर वोटर को इन्फॉर्म करे, आपका वोट फलां जगह पर पड़ना है, फलां डेट को पड़ना है, उसके बाद जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस होंगे उनके साथ निपटा जाएगा। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शफीक मीर और अपनी पार्टी के सीनियर लीडर, जिनकी तरफ से पुशाना में पोलिंग के दौरान कुछ एतराज़ जताए गए थे, जिसके बाद एक आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है जहां 19 तारीख को अब दोबारा वोटिंग होने जा रही है। जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। चलिए, तो आपने देखा कि शफीक मीर का क्या कुछ कहना था, किस तरह से उन्होंने पूरी बात को यहाँ पर समझाया है। बफलियाज के पोशाना इलाके की वो बात कर रहे हैं जहां पर डीडीसी के चुनाव हुए थे, लेकिन लोगों की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि अलग से एक टेंट लगाया गया और वहां पर पोलिंग जो है वो करवाई गई और अपने मनपसंद के नुमाइंदे को वोट डाले गए और प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से संज्ञान लिया है। और 16 तारीख को यानी कि 7वें चरण के जो चुनाव होने हैं, अब फिर से यहाँ पर रीपोल होगा। अब देखना ये होगा कि आम जनता किस तरह से भाग लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक तरफ यहाँ आरोप भी लग रहे हैं और दूसरी तरफ एक बार फिर से रीपोलिंग करने की भी कोशिश की जा रही है। चलिए, अब आपको एक बार फिर से कश्मीर लिए चलेंगे और कश्मीर से हमारे संवाददाता सनम एजाज हमारे साथ जुड़ेंगे। किस तरह से सियासी सरगर्मियां वहां पर चल रही है, बिजली भी नहीं लोगों को मिल रही है पर्याप्त, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। सनम एजाज क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, देखिए। हम नॉर्थ कश्मीर के इलाके में हैं और सरहदी जिला कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में चुनावी बुखार अभी भी जारी है। कुछ इलाकों में कल वोटिंग हुई थी और उस वोटिंग के दौरान हमने एक बार फिर देखा कि जो लगातार 5 फेजेस में वोट परसेंटेज रही है, उसी तरह की वोट परसेंटेज कल भी रही। पहले बांडीपोरा था, फिर उसके बाद अब कल गांदरबल का जिला आया, लेकिन कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी वोटिंग पाजी से लेकर हाल तक एक प्रैक्टिस ही रही है। और आज भी हमने देखा, जब कल यहाँ पे वोटिंग हो रही थी, जिन ब्लॉक्स में कल वोटिंग हो रही थी, अच्छी खासी तादाद में वोटिंग हुई। इस वोटिंग के दौरान जहाँ रिश्तों में दरारें भी पड़ी हैं, गली नुक्कड़ पे बहस भी है और उस सारे के बीच में गुपकार अलायंस वर्सेस दूसरी जमातों में कोई जमात, प्रोमिनेंट जमात नजर नहीं आ रही है। बीजेपी, जैसा कि हम लगातार बता रहे, जम्मू में स्ट्रांग बेस है, लेकिन कश्मीर में टनल इस पार बीजेपी का कोई बड़ा मार्का तय नहीं हो पा सकता है। और उस सारे के बीच में देखा जाए तो श्रीनगर के आसपास के कुछ इलाकों में 1-2 सीटें अगर बीजेपी निकाल जाती है तो वो उसके अपने कैंडिडेट्स के पे ही निर्भर करेगा। ओवरऑल ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अपनी पार्टी के बारे में भी हम बता ही रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी भी वो छाप नहीं छोड़ सकी जिसके लिहाज से पहले अटकलियां लगाई जा रही थी। और फिर यहाँ बचा तो एक ही गुपकार अलायंस, क्योंकि माजी में कभी यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अवामी इत्तेहाद पार्टी तरह की पार्टीज हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल के हालात और उसके बाद की सियासत में गुपकार अलायंस जो वजूद में आया है, वो एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा मामला बन सकता था। लेकिन फिर गुपकार अलायंस तो बना, लेकिन सिर्फ गुपकार तक ही महदूद रहा और ग्राउंड पे हमने अलायंस में ऐसा कुछ नहीं देखा जिसको देख के हम कह सकते कि कोई बड़ी सियासी तब्दीली भी आ सकती है। गुपकार अलायंस में जमीनी सतह पे अलायंस देखने को नहीं मिला और जहां गुपकार अलायंस में सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिली तो पीडीपी ने अपना डमी कैंडिडेट खड़ा किया, और अगर पीडीपी को सीट मिली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अपना डमी कैंडिडेट खड़ा किया। लेकिन फिर भी अब अगला पड़ाव परसों है और नॉर्थ कश्मीर में अगले पड़ाव में परसों के लिए बड़ी तादाद में जोश खरोश है। मैं कुपवाड़ा के दिवर के गांव में इस वक्त हूं और बुनियादी मसाइल में अगर यहां के लोगों की बात की जाए तो सब लोग सरकार की तरफ से जो इकदाम उठाए जाने की बात है उसी को कहते हैं। इंतखाबात में वो डेवलपमेंट को लेकर बात करते हैं, सेंटिमेंटल सियासत की बात करते हैं, दिल्ली से लेकर कश्मीर तक के हालात और मामला पर बात करते हैं, लेकिन पानी, बिजली, सड़क का मुद्दा यहाँ पे बुनियादी मुद्दा बना हुआ है। पिछले 36 घंटों में यहाँ के लोगों ने मुझे दिखाया कि 36 घंटों में यहाँ 3 घंटे के लिए बिजली आई और वो भी 3 घंटे के लिए वोल्टेज ऐसी थी कि यहाँ चिराग दिखाना पड़ता था बिजली के बल्ब को ढूंढने के लिए। और ये बड़ा मुद्दा है नॉर्थ कश्मीर में, हर जगह पे बिजली के मुद्दे पे ही अक्सर लोगों ने सवाल उठाए और उसके साथ साथ पानी का मुद्दा भी बड़ा है। कश्मीर कुदरती जखायर से मालामाल, लेकिन इसी कश्मीर के लोगों को इस पानी से ना तो बिजली मिल रही है, न पीने का साफ पानी, और सवाल बहुत से उठ रहे हैं। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर में भी यहाँ होटल व्यापारियों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं क्योंकि उनके एग्रीमेंट्स यहाँ पर नहीं हो रहे हैं। बाहर से जो टूरिज्म यहाँ पर पहुंच रहा है, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन टूरिस्ट के लिए किस तरह से परेशानी का सबब इस दौर में बना हुआ है। एयर फेयर भी काफी ज्यादा महंगा हुआ होता दिख रहा है और जाहिर तौर पर लोग भी अब ये चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, इस एयर फेयर को कम किया जाना चाहिए। लेकिन पूरे सूरत हाल किस तरह से बने हुए हैं, इरफान की रिपोर्ट में देखिए।
कश्मीर में मौसम और साथ ही साथ बर्फीले चट्टानों पर अलग सी खूबसूरती, अलग सी रंगत दिखाई देती है। और आज सुबह सुबह हल्की हल्की धूप भी खिली, सयाहों का वादी कश्मीर की ओर रुख। मगर एक जानिब अगर बात करें तो कह सकते हैं कि इस वक्त यहाँ होटलियर्स की मार लगातार दिखाई दे रही है। लीज के मामला, यानी लीज खत्म हो गया, एग्रीमेंट खत्म हो गया, होटल खाली करने हैं। होटलियर्स का मानना यह है कि अगर एक साइड से बुकिंग 25 दिसंबर यानी क्रिसमस और न्यू ईयर पर बहुत ज्यादा है, तो मगर आखिरकार ये मार काफी ज्यादा सता रही है। दूसरे जानिब अगर बात करें, रास्ता बंद हो जाता है तो एयरफेयर्स के जो मामलात है वो सर चढ़ के बोलते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो टिकट 4,000 रुपए की होती है वो 15,000 से 20,000 तक भी पहुंच जाती है। यानी देखा जाए तो मौके पर चौका मारना किसे आता नहीं है। और आजकल जबकि मौसम के साथ साथ बात करें तो ये सारे काफी सारी चीजें जो है वो दिखाई दे रही है। एक जानिब अगर गुलमर्ग की बात करें, सयाहत के साथ साथ वादी कश्मीर में लोकलाइट्स की काफी ज्यादा चहल पहल, पहलगाम में अभी कमी है और सोनमर्ग में भी कई सारी ऐसी हलचल दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना जरूर होगा, हर साल जिस तरीके से 25 दिसंबर क्रिसमस या फिर न्यू ईयर पे एक कुछ अलग सा एनवायरनमेंट और कुछ अलग सी प्रेजेंटेशन होती थी, क्या इस बारी जम्मू कश्मीर टूरिज्म ऐसा कोई इनिशिएटिव ग्राउंड पर लेगा जिससे काफी ज्यादा नुकसान टूरिज्म को जो हुआ है, अगर देखा जाए तो इन इनिशिएटिव्स को लेने से हो सकता है कि आने वाले टाइम में टूरिज्म में जरूर इजाफा हो, जिसमें वादी कश्मीर का नाम जुड़ा है। वीडियो जर्नलिस्ट आबिद राजिल के साथ। चलिए, तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से टूरिस्ट जो बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से अब टूरिस्ट का आना तो यहां पर शुरू हो गया है, लेकिन परेशानियों का दौर भी शुरू हो गया है। तो प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है, टूरिज्म विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अगर टूरिस्ट बाहर से यहां पर पहुंच रहे हैं, किन किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए विभाग को बहुत संजीदगी बरतनी पड़ेगी। चलिए, अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा के अंदर भी किसानों के समर्थन में किस तरह से लोग यहां निकलकर सामने आ गए। और जाहिर तौर पर इतने दिन हो गए हैं धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों को, लेकिन अभी तक कोई भी कदम यहां नहीं उठाया गया, कोई फैसला सामने नहीं आया है। ऋषि की इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या कुछ वो दिखा रहे हैं। सांबा जिला में भी आज लोक मंच किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट सांबा की तरफ से किसानों के समर्थन में यहां पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 19 दिन हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार और किसानों के बीच में जो भी बात होती है वो अभी किसी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही। और साफ तौर पर किसानों का कहना है कि ये जो काला कानून बनाया गया है इसे वापस लिया जाए, जो ये किसान बिल लाया गया है और MSP को लागू किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि ये बिल वापस नहीं होगा, इसमें संशोधन जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से देश के कोने कोने में आज किसानों के समर्थन में कई संगठन उतरे हैं, तो सांबा में भी लोकमंच किसान यूनियन द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है। इनका क्या कहना है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तो लगातार 19 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, दिल्ली में प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कई दौर की बातें भी केंद्र सरकार के साथ किसानों की हुई है, लेकिन वो बात किसी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही। क्या कहना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा आने वाले दिनों में? देखिए, जिस हिसाब से किसानों को समर्थन मिल रहा है, लगातार हर जगह से, हर स्टेट से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान अब पीछे हट ही नहीं सकता है, किसान के पीछे बहुत बड़ी खाई है। अगर किसान पीछे हटा तो किसान पूरी जिंदगी, उसकी आने वाली पीढ़ियां तबाह हो जाएंगी। किसान के पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है, किसान के पास गुंजाइश ही नहीं है पीछे हटने की। फिर जो मर्जी फसल खरीदने को आ जाए, लेकिन MSP पर कानून बनना चाहिए। MSP कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सरकार तो अपना पल्ला झाड़ रही है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने माना है कि हम लागू करेंगे, तो स्वामीनाथन कमीशन की ही रिपोर्ट है कि MSP लागू करो। ये क्यों नहीं कानून बनाते MSP पर? और पीसफुल प्रदर्शन होंगे। जो हमारा केंद्रीय कमेटी जो किसानों की है वो जो आदेश देगी हम उस पर अमल करेंगे। चलिए, तो यहाँ सांबा जिला में भी आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सांबा में किसानों के समर्थन में आज लोकमंच किसान यूनियन डिस्ट्रिक्ट सांबा उतरा है, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और साफ तौर पर कहना है कि ये काला कानून वापस लिया जाए और MSP को लागू किया जाए। लेकिन केंद्र सरकार का भी कहना है कि ये जो बिल है ये किसानों के हित में है, ये बिल वापस नहीं होगा, इसमें संशोधन जरूर होगा। लेकिन बात कहां पर आकर खत्म होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब तक काला कानून, ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा, ये
प्रदर्शन वैसे ही आगे भी कंटिन्यू रहेंगे, तो सपोर्ट इनका भी किसानों के साथ शाना बशाना है। तो आज यहां सांबा जिला में भी इन प्रदर्शनों की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके 24/7 न्यूज के लिए। उसके साथ ही जिला बारामूला का भी रुख कर लेते हैं और बारामूला के अंदर किस तरह से पूरे सूरत हाल बने हुए हैं, क्या मौसम को लेकर पूरी अपडेट है, क्या सुविधाएं वहां पर लोगों को मिल रही हैं या नहीं, इरशाद की रिपोर्ट में देखिए। जी बिल्कुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, आज सुबह से ही यहाँ पे जो है छापामार कार्रवाई का सिलसिला वो जारी था। अगर हम यहाँ पे ज़िले बारामूला के कनिस्पोरा की बात करें, चाहे हम करालहर या खानपुरा की बात करें, यहाँ पे एंटी करप्शन ब्यूरो के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज मुश्तरका तौर पर जो है यहाँ पे छापामार कार्रवाई की गई। ये छापामार कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ की गई जो CADP के साथ मुंसलिका है, चाहे हम फूड डिपार्टमेंट की बात करें, उनके साथ जो मुंसलिका है, जो मुलाजमीन हैं, उनके घरों में आज छापामार कार्रवाई की गई। हालांकि कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 20 से ज़्यादा जो टीमें हैं, जो शुमाली कश्मीर की बात करें, चाहे हम सेंटर के कश्मीर की बात करें, वहाँ पे लगी हुई है। बाज़ाब्ता तौर पर जो है इन लोगों के खिलाफ इस वक्त जो है कार्रवाई हो रही है। अब कहना मुश्किल है कितना क्या समेट लगेगा, कौन किस में जो है मुलविस पाया जाएगा। हालांकि जब हमने एंटी करप्शन ब्यूरो के जो अफसरान हैं उनके साथ बात की तो उनका यही कहना है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। फिलहाल मुश्ताक लोन के साथ में इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़, बारामूला कश्मीर। चलिए तो अब आपको जम्मू के भी सूरत हाल दिखा देते हैं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है और जम्मू में इस वक्त क्या कुछ पूरे सूरत हाल है, जसलीन कौर हमारी संवाददाता हमें रिपोर्ट दे रही है, वो भी देखिए। तो वहीं मौसम की बात करें तो जम्मू में भी सुबह से ही काफी ज्यादा जो है धुंध देखने को मिली। जैसी बात करें, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी, और जम्मू में बात करें तो स्पेशली कल से ही देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा सुबह धुंध जो है देखने को मिल रही है, जिससे बात करें तो कहीं ना कहीं ठंड में जो है प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो लोग कहीं ना कहीं आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कामकाज वाले लोगों की बात करें तो इस वक्त राष्ट्रीय मार्ग पर भी लोग जिस तरह से अपनी गाड़ियों की लाइट्स ऑन और गति धीमी के साथ ही जो है गाड़ी चलाते हुए नजर आए, क्योंकि लगातार जो है इस धुंध के कारण जो है यातायात पर भी जो है लगातार जम्मू में प्रभाव पड़ रहा है। स्पेशली बात करें जम्मू श्रीनगर हाईवे की, जो लोग वाहन चालक हैं उन लोगों को काफी ज्यादा जो है दिक्कतें पेश आ रही है, क्योंकि धुंध के चलते विजिबिलिटी की बात करें तो बहुत कम विजिबिलिटी जो है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। तो वहीं वाहन जो है गति धीमी के साथ ही जो है चल रहे हैं। तो ऐसे में मौसम विभाग का यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी जो है ठंड का प्रकोप जो है और बढ़ सकता है। जसलीन कौर, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ, जेके 24/7 न्यूज जम्मू। लद्दाख के अंदर इन दिनों मौसम साफ है, लेकिन दूसरी जानिब ठंड में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है। दुनिया का दूसरा सरदतरीन इलाका द्रास में -17 से नीचे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहीं लेह और कारगिल के टाउन एरिया में -15 से नीचे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। तापमान नीचे गिरते ही लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर वेहिकुलर मूवमेंट के लिए, क्योंकि सुबह शाम ठंड में बहुत इजाफा होने से रोड्स के हालात, सड़कों के हालात काफ़ी स्लिपरी है। इसको मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस लद्दाख की जानिब से वेहिकुलर मूवमेंट के हवाले से लोगों को अपील की है कि एंटी स्किड चेन के साथ साथ जो बर्फ में बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है ट्रैफिक मूवमेंट के लिए, वो इस्तेमाल किया जाए। दूसरी जानिब श्रीनगर कारगिल लद्दाख कौमी शाहराह गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए फ़िलहाल बंद हैं, लेकिन ब्यूरो की विजयक और बैकन की जानिब से लगातार जोजिला पास पे बर्फ़ हटाने का काम बड़े पैमाने पे किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक जोजिला पास एक बार फिर श्रीनगर कारगिल लद्दाख हाईवे कनेक्ट हो सकता है और आने वाले वक्त में गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए एक बार फिर बहाल किया जा सकता है और एडवाइजरी जारी किया जा सकता है। अगर एक बार फिर जोजिला पास गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल किया जाता है तो लद्दाख के आवाम के लिए काफ़ी सहूलियत और फ़ायदा मिल सकता है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जोजिला पास एक बार फिर बहाल किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ट्रक्स श्रीनगर साइड में और कारगिल साइड में दरमांदा है और उनको भी कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जोजिला पास खुल जाता है तो जो स्ट्रैंडेड जो पैसेंजर्स के साथ साथ स्ट्रैंडेड ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको भी सहूलियत मिल सके, वो आर पार हो सके। जेके 24/7 के लद्दाख से मोहम्मद।
चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से पूरे सूरत हाल जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। एक तरफ डीडीसी चुनाव यहां पर चल रहे हैं, दूसरी तरफ आतंकवादियों की गतिविधियां भी देखी जा रही हैं, जिसमें पीडीपी के नेता पर आज एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला करने की कोशिश की है। नाटीपुरा का इलाका था जहां पर पीएसओ ने इस पूरे वरिष्ठ नेता को बचाने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जान की बाजी लगा दी है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि वो सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से बात करते हुए नजर आए हैं कि उन्होंने कई बार सरकार से गुहार भी लगाई है, बताया भी है कि बार बार आतंकी गतिविधियां यहां पर देखी भी जा रही है और हमले करने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब इस नेता पर हमला किया गया हो। ये तीसरी बार है जब हमला हुआ है, तो जाहिर तौर पर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी यहां पर बन रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि कश्मीर के अंदर किस तरह से पूरे सूरत हाल बने थे। और तीसरी खबर जो सबसे बड़ी आज निकलकर सामने आई है वो बफलियाज से निकलकर सामने आई है, जहां पर वोटिंग पर सवाल उठ गए हैं कि डीडीसी के चुनाव जो हो रहे हैं तो किस तरह से हो रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से संज्ञान जो है वो प्रशासन की तरफ से लिया गया है और रीपोल वहां पर किया जाएगा। तो ऐसे सारे बूथों पर नकेल कसना बहुत जरूरी है उन लोगों की जो इस तरह से हरकतों को अंजाम देते हैं। और जाहिर तौर पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसी नौबत ना आए कि दोबारा से आपको रीपोल कराने की जरूरत पड़ जाए। फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।